हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोगी। ठीक है, ये हम लोग का 15 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है, इसके जो कंटेंट्स है वो देख लेते हैं। विषय सूची, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है भाषा, भाषा के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा अर्जन, एक्वाइजेशन। फिर उसके बाद भाषा अर्जन किस वजह से होता है। फिर उसके बाद मातृभाषा क्या है, भाषा अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, भाषा के विविध रूप, भाषा सीखने के चरण, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ जिसमें व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, सम्मिश्र विधि, संप्रेष पूरक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद है आगमन विधि जिसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, और दूसरा है फिर उसके बाद है निगमन विधि जिसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। फिर भाषा एवं विचार पियाजे का जो है वो पढ़ेंगे। फिर लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाषा और विचार, फिर नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाषा कौशल, लेखन के प्रकार, भाषाई विकार, शिक्षण त्रिआयामी जॉन डीवी, शिक्षण सूत्र टीचिंग मैक्सिम्स, शिक्षण सहायक सामग्री, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण, दक्षता परीक्षण। ठीक है, फिर अभिरुचि परीक्षा, मुख्य कौशल। फिर उसके बाद है पुनर्बलन, बहुभाषिकता, पाठ्य पुस्तक, त्रिभाषा सूत्र। तो चलिए हम लोग पहला जो टॉपिक है लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, भाषा क्या होता है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन होता है। भाषा क्या होता है, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन होता है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार हैं। इसका जो है केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं होता है, इसके कुछ और भी प्रकार होते हैं। जैसे पहला जो है, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में भी काम आता है। ठीक है, भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में भी काम आता है। फिर उसके बाद दूसरा है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी काम आता है। फिर उसके बाद भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी काम आता है। फिर भाषा जो है साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में भी सहायक होता है। फिर उसके बाद है लिपि, भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि क्या होता है, भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिपि भाषा का लिखित रूप होता है और भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, और कोई भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा के भेद या रूप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा का मतलब कि जो लिखकर हम लोग भाषा व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा होता है। मौखिक भाषा में हम लोग ध्वनियों का यूज करते हैं। ठीक है, मुंह से निकली हुई ध्वनियों का यूज करते हैं। और सांकेतिक भाषा में हम लोग संकेत के द्वारा जो भाषा का यूज करते हैं वो सांकेतिक भाषा होता है। अच्छा, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। लिखित भाषा जो होता है मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्वाइजेशन। ठीक है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन जो होता है भाषा अर्जन। देखिए, मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की। ठीक है, मनुष्य जो होता है उसमें जन्मजात क्षमता होता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। यानी मनुष्य को जो है जन्मजात क्षमता होता है भाषा को अर्जित करने के लिए, और इसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी प्रयास के। ठीक है, बिना किसी प्रयास के। तो इसी को कहते हैं हम लोग भाषा अर्जन। ठीक है,
तो जो मनुष्य होता है उसमें जन्मजात भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है और इसका प्रयोग करके मनुष्य क्या करता है, मनुष्य वार्तालाप करता है और यह भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। तो इसी को हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं। देखिए भाषा अर्जन जो है कौन कौन देखिए भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, इसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सहज प्रक्रिया होता है, अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया होता है, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है और ये अनौपचारिक प्रक्रिया होता है। अच्छा, भाषा अर्जन किस वजह से होता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। ठीक है, तो हमारे अंदर जो होता है आंतरिक क्षमता होता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। ठीक है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने परिवार, उसके परिवार वाले क्या होते हैं उससे बात करते हैं जिससे बच्चे को भाषा आना मतलब स्टार्ट हो जाता है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। अब देखिए मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है। अतः बच्चे के घर में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक होती है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वह मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जो बिल्कुल स्वाभाविक होता है और सामान्यतः जो बच्चा है मातृभाषा का अर्जन अपने परिवार से ही करना स्टार्ट कर देता है। फिर स्कूल आने से पहले ही वह मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम हो जाता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है भाषा अधिगम। ठीक है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन। ठीक है, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। ये अधिगम है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं इसको। भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है। यह एक चेतन प्रक्रिया है। इसमें प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा। इसमें औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा जो है अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर है, यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, इसको बोलते हैं भाषा अर्जन को लैंग्वेज एक्वाइजेशन और इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो ये भाषा अर्जन क्या होता है? एक अवचेतन प्रक्रिया होती है। ये कैसा प्रक्रिया है? एक अवचेतन प्रक्रिया होता है। और भाषा जो अधिगम होता है वो कैसा प्रक्रिया होता है? चेतन प्रक्रिया। और चेतन प्रक्रिया का मतलब इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, यह जो भाषा अर्जन होता है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, यानी ये खुद ब खुद ये मतलब बच्चा सीख लेता है। लेकिन जो भाषा अधिगम होता है उसमें नियमबद्ध प्रक्रिया होता है, यानी इसको नियम के थ्रू सीखा जाता है। फिर उसके बाद है यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया होता है। भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया होता है, जबकि भाषा अर्जन जो है अनौपचारिक प्रक्रिया होता है, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया होता है। फिर उसके बाद भाषा अर्जन मातृभाषा के अंतर्गत आता है और भाषा अधिगम जो होता है वो दूसरी भाषा होता है, यानी भाषा अर्जन मातृभाषा के अंतर्गत आता है और भाषा अधिगम दूसरी भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है?
तो पहला होता है वातावरण का, यानी भाषा जो अर्जन होता है वो वातावरण का, मतलब वातावरण के थ्रू हम लोग सीखते हैं। ठीक है, फिर मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। ठीक है, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, कहाँ से? वातावरण से। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा जो कि होता है टारगेट लैंग्वेज। दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा जो होता है वो टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा कहलाता है। फिर आता है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब मदर टंग। भाषा का जो पहला रूप जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, ठीक है, जो पहला भाषा वो सीखता है वही क्या कहलाता है? मातृभाषा कहलाता है। और ये हमेशा क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है, कहाँ से? परिवार से और पर्यावरण से। ठीक है, यानी हमारे आसपास के वातावरण से इसको सीखा जाता है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन है, बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो देखिए, बच्चा जो है अपना मातृभाषा का प्रयोग करके अपनी कक्षा में जो है मतलब बात कर सकता है। तो ये क्या है? ये स्वाभाविक होता है, निंदनीय नहीं होता है, अनुचित नहीं होता है और विचारणीय भी नहीं होता है। यानी बच्चे को जो है अपने मातृभाषा का प्रयोग करना स्वाभाविक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है एनसीएफ भी यह कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। एनसीएफ जो है, एनसीएफ का कहना है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने देना चाहिए ताकि बच्चा जो है स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया से चीज़ों को सीख सके। ठीक है, बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। बच्चे को स्वयं अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। ठीक है, यानी बच्चे को कुछ भी कहना हो या कुछ भी अभिव्यक्त करना हो तो वो अपनी मातृभाषा में कर सकता है, उसके लिए उसको रोक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, यानी अगर वो क्षेत्रीय भाषा बोलेगा तो वो ऐसा हो सकता है कि वो सड़क को सड़क बोल सके, यानी वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, इसमें त्रुटि हो सकती है। तो यह एक स्वाभाविक बात होती है। हम मातृभाषा, मदर टंग और बहुभाषिता मल्टीलिंगुअलिज्म को स्वीकार करते हैं कक्षा में। यानी हम लोगों को जो है एज ए टीचर मातृभाषा को जो है मदर टंग को और बहुभाषिता यानी मल्टीलिंग्विज्म को स्वीकार करना है। ठीक है, कक्षा में। फिर आता है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। मातृभाषा मदर टंग जो कि भाषा का पहला रूप होता है। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये राजकीय भाषा है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। ठीक है, यानी अभी मैंने क्या बोला? राजभाषा है, यह राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) में लिखा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा क्या है? शिक्षा व कार्यालयीय प्रयोग की भाषा मानक भाषा होती है। अच्छा, भाषा सीखने के चरण क्या क्या होते हैं? पहला होता है कूकना। ठीक है, कूइंग 6 सप्ताह होता है। फिर उसके बाद होता है जो बच्चा 6 सप्ताह तक जो है कूकता है। फिर 6 माह तक वो क्या करता है? बलबलाना यानी बैबलिंग। फिर उसके बाद 1 साल में वो एक वर्ड सीखता है, यानी एक शब्द सीखता है। फिर उसके बाद जब 18 माह से लेकर 24 माह यानी 1.5 से 2 साल तक का जब हो जाता है तो टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण यानी 1-2 शब्द वो बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद होता है लंबे चरण, वो कब से कब होता है? 2 से 4 साल तक। देखिए, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द बच्चा बोलता है।
2 साल में 272 शब्द बोलता है और 5 साल में 2072 शब्द बच्चा बोलना सीख जाता है। अच्छा, भाषण शिक्षण की विधियाँ। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, पहला होता है व्याकरण विधि, दूसरा होता है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा होता है प्रत्यक्ष विधि, चौथा होता है सम्मिश्रण विधि, पांचवा होता है संप्रेषण परक विधि, छठा होता है आगमन विधि, सातवां होता है निगमन विधि। अच्छा, व्याकरण विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। देखिए, व्याकरण विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। फिर इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हम लोग का व्याकरण अनुवाद विधि। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद में दो विधियां परस्पर संयोजित होती है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि क्या होता है, यह विधि जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें क्या होता है, व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर यानी साथ सिखाई जाती हैं, संयोजित होती है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं मिलता है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। यानी अगर हम लोग को हिंदी सीखना होगा तो उसमें क्या होगा, इंग्लिश सीखना होगा तो उसमें हम लोग इंग्लिश कैसे सीखते हैं, हिंदी का यानी जो हमारा मातृभाषा है उसका यूज करके हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, ये व्याकरण अनुवाद विधि में। फिर उसके बाद आता है आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। देखिए, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। यह व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्येक विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। इसमें व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्येक विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि कहा जाता है। ठीक है, इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता यानी इसमें जो है मातृभाषा का कोई यूज नहीं होता है, इसके बिना ही अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी उसे एक माहौल दे दिया जाता है कि यहाँ पे जो है केवल इंग्लिश बोलना है और उसी के बीच में वो रह के क्या होगा, इंग्लिश सीखता है, उसमें वो हिंदी नहीं बोलता। यानी ऐसा समझिए कि अगर कोई आदमी जो है वो मतलब इंग्लैंड चला गया तो वहाँ पे कोई हिंदी नहीं बोलता है, वो क्या होगा, 1 महीना 2 महीना रहते रहते जो है उन लोग का भाषा बोलना सीख जाता है। फिर उसके बाद आता है सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण होता है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। तो सम्मिश्रण विधि क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। फिर उसके बाद आता है पांचवा संप्रेषण पूरक विधि। संप्रेषण परक विधि, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव मेथड। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने से ही भाषा की संरचना सीखना है, यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है।
देखिए कम्युनिकेटिव मेथड, इसमें प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण पूरक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। फिर उसके बाद आता है छठा जो है हम लोग का, वो है आगमन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, उदाहरण से इसमें क्या होता है, नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। यानी अगर उदाहरण के लिए पहले संज्ञा के उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद में उसका परिभाषा बताते हैं। जैसे जो नाम होता है, जैसे राम, आम, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो फिर उसके बाद उसको बताएंगे कि इसको संज्ञा क्यों बोलते हैं। तो जी किसी भी नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको नियम बताया जाता है। और यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। ठीक है, फिर आता है जो अगला जो विधि है जिसको बोलते हैं निगमन विधि, इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, तो इसमें जो है नियम, पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उसको उदाहरण बताया जाता है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये क्या होता है, ये होता है पहले इसमें क्या होता है, परिभाषा बताया जाता है, फिर उसके उदाहरण देकर उसको प्रश्न हल करवाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जीन पियाजे, ये क्या बोले कि जो अहम केंद्रित वाक, ठीक है, जो भाषा को क्या बोला, अहम केंद्रित वाक। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। यानी जो जीन पियाजे हैं उन्होंने भाषा को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं माना, यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं माना। अब देखिए एक क्वेश्चन उठता है कि अहम केंद्रित वाक क्या होता है। तो अहम केंद्रित वाक का मतलब होता है कि बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है। कब तक, 2 से 6 साल वर्ष की उम्र में। ठीक है, अच्छा, भाषा एवं विचार, पियाजे के अनुसार भाषा एवं विचार, पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया और फिर भाषा आई। ठीक है, जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। ठीक है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने दूसरा ही इसको बोला। इन्होंने कहा कि पहले जो है, पहले भाषा आई और फिर बाद में क्या आया, विचार आया। ठीक है, तो बालक भाषा अपने परिवेश, लेव वाइगोत्स्की, इनके अनुसार बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया यानी इंटरैक्ट करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। यानी लैंग्वेज क्या होता है, एक टूल होता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, फिर उसके बाद है अंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन। ठीक है, अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। अंतरीकरण यानी इंटरनलाइजेशन, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। पहला होता है सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, इसकी जो सीमा होती है 2 वर्ष की उम्र में। फिर उसके बाद होता है निज वाक, जिसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, इसमें 3 से 6 साल तक। फिर आंतरिक मौन वाक, साइलेंट इनर स्पीच, ये 6 से 6 साल के बाद तक। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए भाषा और विचार, भाषा और विचार। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, यानी वाइगोत्स्की का कहना है कि शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से अलग होते हैं यानी स्वतंत्र होते हैं, और एक समय के बाद दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ये है कि जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो देखिए, ये हो गया व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, जब बच्चा अपने से खुद से बात करता है तो उसको बोलते हैं, बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है खुद से बात करता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत वार्ता। फिर आते हैं नॉम चोम्स्की, ये मनोवैज्ञानिक है, इनका भाषा के बारे में क्या कहना है देखते हैं। नॉम चोम्स्की, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। ठीक है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र यानी लैड कहा जाता है। लैड मतलब लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध होता है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र लैड हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र लैड 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। ठीक है, यानी नोम चोम्स्की का कहना था कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने के लिए जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। उसमें जो है एक यंत्र पाया जाता है जिसको बोला जाता है, भाषा अर्जन यंत्र पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? लैड, यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। यह क्या करता है? जितने भी ग्रामर होता है उसको समझने में मदद करता है। भाषा जो अर्जन यंत्र होता है यानी लैड, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, ये 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है क्योंकि यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित होता है? पहला होता है पियाजे का, दूसरा होता है चोम्स्की का, तीसरा होता है स्किनर और फिर उसके बाद ब्रूनर। तो चोम्स्की भाषा अर्जन क्षमता चोम्स्की ने दिया था, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पॉइंट है वो हम लोग का है भाषा कौशल। देखिए भाषा कौशल, ठीक है, पहले देखिए सुनना और पढ़ना, ठीक है, ये गद्यात्मक कौशल होता है, और बोलना और लिखना ये क्या होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। ठीक है, इसको याद करने का कैसे ट्रिक है? सु बो पली। ठीक है, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। इसमें सुनना और क्या होता है? बोलना। सुनना और पढ़ना गद्यात्मक यानी क्या बोलता है इसको? रिसीविंग बोलते हैं। और बोलना और लिखना क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलते हैं। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम, पहला सुनना होता है, फिर उसके बाद बोलना होता है, फिर उसके बाद पढ़ना होता है, फिर उसके बाद लिखना होता है। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित होते हैं। सुनना और पढ़ना गद्यात्मक कौशल होता है, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। भाषा कौशल सु बो पली क्रम में लिखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। देखिए पहला है सुनना। ठीक है, सुनना, ठीक है, बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है बोलना। कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना कैसे? पढ़ना जो है, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ना 2 प्रकार का होता है, एक साइलेंट रीडिंग होता है, दूसरा लाउड रीडिंग होता है। साइलेंट रीडिंग में मौन होकर पढ़ते हैं और लाउड रीडिंग में आवाज़ करके पढ़ते हैं। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, बच्चे तेज़ी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। यानी मौन पठन में बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, तेज़ी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। जबकि लाउड जो पठन रीडिंग होता है यानी सस्वर पठन,
इसमें बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, सस्वर पठन से रस भी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लेखन यानी लिखना। आइए लिखने के बारे में देखते हैं। देखिए लिखना, अध्यापिका बच्चों की वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुति लेख का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेखन के प्रकार क्या होते हैं? तो लेखन होता है 3 टाइप का होता है, सुलेख, श्रुति लेख, अनुलेख। श्रुति लेख में सुंदर लेख यानी लेख कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। फिर श्रुति लेख मतलब वर्तनियों की अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है, वर्तनी के अशुद्धियों को दूर करना। अनुलेख क्या होता है? अक्षरों का अनुरेखण ट्रेस करना, ये सब लेखन में आता है। ठीक है, अब भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसएबिलिटीज। ठीक है, पहला होता है अफेसिया। ठीक है, अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। ठीक है, ठीक है, देखिए भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में क्या होता है? समस्या आती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन अक्षमता यानी पढ़ने और लिखने में क्या होता है? समस्या आता है। यानी वो क्या होगा? बी को क्या लिखेगा? वो डी लिखेगा। ठीक है, या सा को क्या लिखेगा? वो वाज लिखेगा। ऐसा बोलने और उसको पढ़ने में भी दिक्कत आता है। एक क्वेश्चन है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? इसमें क्या होता है? न्यून अवधान विकार होता है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित। अच्छा, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, ये क्या कहलाता है? पठन वैकल्य कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं शिक्षण की त्रिआयामी। ठीक है, जॉन डीवी द्वारा जो दिया गया है। देखिए इसमें जो पहला होता है, पहला मीडियम अध्यापक होता है, दूसरा मीडियम होता है छात्र और तीसरा मीडियम क्या होता है? विषय वस्तु होता है। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये जॉन डीवी जो है उनका शिक्षण त्रिआयामी यही कहलाता है कि पहला जो मीडियम होता है अध्यापक होता है, दूसरा जो होता है छात्र होता है और तीसरा विषय वस्तु होता है। फिर उसके बाद आता है टीचिंग मैक्सिम्स। इसमें क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाया जाता है, सरल से जटिल की ओर पढ़ाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये शिक्षण सूत्र कहला जाता है। अच्छा, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होता है? पहला होता है दृश्य सामग्री, इसमें चार्ट होता है। श्रव्य सामग्री, उसमें रेडियो हो सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें टीवी हो सकता है। क्रिया सहायक सामग्री, इसमें फील्ड ट्रिप हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर की, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं? तो सहायक होते हैं। ठीक है, बाधक कभी नहीं होते हैं, अनुपयोगी कभी नहीं होते हैं, निरर्थक भी नहीं होते हैं। यानी प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में सहायक होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला होता है कंप्यूटर, दूसरा होता है बाल साहित्य, तीसरा होता है समाचार पत्र और चौथा होता है टेलीविज़न। तो बाल साहित्य जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बोला जाता है बाल साहित्य को। दृश्य सामग्री, विजुअल एड, इसमें क्या क्या होता है? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, दूसरा पाठ्य पुस्तक, तीसरा चार्ट, चौथा मानचित्र।
श्रव्य सामग्री में क्या क्या होता है? हियरिंग एड, इसमें रेडियो आता है, माइक्रोफोन आता है, एम्पलीफायर आता है, टेप रिकॉर्डर आता है। अच्छा, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड, इसमें फिल्म प्रोजेक्टर आता है, टेलीविज़न आता है, चलचित्र आता है। फिर उसके बाद है आपको क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री में क्या क्या आता है? तो देखिए, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय उद्यान का भ्रमण करना क्रिया सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक पॉइंट है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये क्या होता है? मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिससे छात्र के ज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। यानी मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। ठीक है। क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, छात्रों की समस्या को दूर करना, छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलता को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना साक्ष्य आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। मूल्यांकन में क्या क्या होता है? तो मूल्यांकन में आकलन होता है और मापन होता है। आकलन यानी असेसमेंट में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन मेजरमेंट में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। यानी आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा होता है। फिर आते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को जोर देता है और उससे छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। यानी जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र को कठिनाई महसूस होता है या फिर वो असफल हो जाता है तो छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। और इसका हल निकालता है तो उसे निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। अब देखिए उपचारात्मक परीक्षण। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग। जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये रेमेडियल टीचिंग होता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। यानी उपलब्धि परीक्षण इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह होता है, यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। यही उपलब्धि परीक्षण होता है। अब देखिए उसके बाद आता है दक्षता परीक्षण। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। दक्षता परीक्षा इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। ठीक है। अभिरुचि परीक्षा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या नहीं रखता है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूरे ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है उसकी भाषा
प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग, मुख्य कौशल जो होता है प्राइमरी स्किल। देखिए प्राइमरी स्किल जिसको बोलते हैं मुख्य कौशल, इसमें क्या क्या आता है, सुनना और बोलना, ठीक है। रेनफोर्समेंट स्किल क्या होता है, पुनर्बलन, इसमें क्या क्या आता है, बोलना और लिखना। बहुभाषिकता क्या होता है, मल्टी लैंग्वेज, इसमें क्या क्या होता है, एनसीएम बहुभाषिता को संसाधन मानता है। बहुभाषिता का मतलब होता है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना बहुभाषिकता कहलाता है। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा बहुभाषिक, देखिए बहुभाषिकता एक क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, हमारी डैश व डैश का विभिन्न अंग भी। तो ये सभ्यता साहित्य संस्कृति चुनौतियों। तो ये देखिए बहुभाषिकता जो होता है हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी होता है। तो आंसर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। पाठ्य पुस्तक जिसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक, इसको कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, रंग बिरंगी होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए, यानी बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, देखिए त्रिभाषा सूत्र होता है, त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। दूसरा दिया गया कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, और गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तीसरा है तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा और गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। तो त्रिभाषा सूत्र में क्या होता है, 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। इसमें पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। दूसरा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो उसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हिंदी पेडागोजी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।